नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। हरिद्वार से बड़ी खबर। हरिद्वार पहुंच रहे सीएम धामी। हरिद्वार दौरा सीएम धामी का। प्रेमनगर आश्रम में श्री राम कथा में सीएम धामी शामिल हुए हैं। हरिद्वार में धार्मिक कार्यक्रम में सहभागिता की है। दोपहर 1 बजे देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। अहम जानकारी आपको बता दें, हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी है। धार्मिक यात्रा ये श्री राम कथा में शामिल हुए हैं। यहाँ पर सीएम धामी जानकारी दे दें, हरिद्वार में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत पहुंचने के लिए सीएम धामी पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे देहरादून के लिए हरिद्वार से रवाना होंगे। हरिद्वार दौरा सीएम धामी का आज प्रेमनगर आश्रम पहुंचे हैं, जहां पर श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। इस खास मौके पर सीएम धामी कथा सुनने के लिए आश्रम पहुंच रहे हैं। जानकारी दे दें, कथा सुनने के बाद दोपहर 1 बजे देहरादून वापस लौटेंगे। जानकारी दे दें, हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी है। आज प्रेमनगर आश्रम में श्री राम कथा में शामिल होने के लिए सीएम धामी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक दौरे पर सीएम धामी। जानकारी दे दें, देहरादून वापस हरिद्वार से दोपहर 1 बजे लौटेंगे। धार्मिक यात्रा सीएम धामी की प्रेमनगर आश्रम पहुंचे हैं, जहां पर श्री राम कथा में सीएम धामी शिरकत करेंगे। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी है। इस दौरान श्री राम कथा में शामिल होते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। जानकारी दे दें, कथा के बाद दोपहर 1 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे हरिद्वार से। इस दौरान कई यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हरिद्वार दौरे पर आज सीएम धामी। धार्मिक दौरा सीएम धामी का ये। जानकारी दे दें, श्री राम कथा का आयोजन प्रेमनगर आश्रम में किया जा रहा है। श्री राम कथा में शामिल होने के लिए सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर धार्मिक कार्यक्रम में सीएम धामी सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम के बाद दोपहर 1 बजे देहरादून पहुंचने के लिए हरिद्वार से रवाना होंगे। उससे पहले श्री राम कथा में शामिल होंगे। जानकारी दे दें, हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम धामी। इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। आज सीएम धामी का हरिद्वार दौरा धार्मिक दौरा ये। जानकारी दे दें, प्रेमनगर आश्रम में शिरकत करने के लिए सीएम धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। जानकारी दे दें, हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी हैं। प्रेमनगर आश्रम में आयोजित श्री राम कथा में पहुंच रहे हैं। चलिए अब आपको सीधा हरिद्वार ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 100 वर्षों से आज पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे देश को भी ले जा रहे हैं, राज्य को भी ले जा रहे हैं। साथ में हमारे मुनि जी मुकेश मुनि जी, आपका भी लगातार जो है सद्भावना का संदेश चलता है। इसके साथ ही पूज्य सभी संतगण हमारे साथ आए हुए, हमारे यहाँ पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष जी, किरण जी, देशराज जी, आदेश जी, अब जी और हमारे अजीत जी, सभी उपस्थित साथियों, मैं इस पावन अवसर पर पूज्य बापू जी की श्री राम कथा के समापन दिवस पर आप सबके बीच में उपस्थित होकर पूज्य बापू का आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। आप सबका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। मैं सच में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कुछ देर थोड़ा आज बारिश होने के कारण से पूज्य बापू, आज मौसम काफ़ी खराब है, उस कारण से कुछ विलम्ब भी मुझे हुआ। और वैसे मैं समय से पहले पहुँच जाता हूँ। जहाँ जहाँ भी बापू की कथा होती है वहाँ मैं आधा घंटा पहले पहुँच जाता हूँ। पिछले वर्ष हम लोग, और एक बात और मैं सोच रहा था, जब मैं कथा में बापू का आशीर्वाद लेने के लिए कथा के अवसर पर आता हूँ तो वहाँ बारिश जरूर हो जाती है। और बारिश का होना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि फल की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण से ये कथा की जा रही है। जिन लोगों ने कथा का आयोजन किया है, जिन्होंने श्रवण किया है, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को यदि एक तराजू पर रख दिया जाए, एक पलड़े में रख दिया जाए, तो भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकता है जो क्षण भर के सत्संग से मिलता है। और हरिद्वार में इस पावन धरा में हमें वही परम सुख, वही आनंद प्राप्त हो रहा था। मैं शिव महापुराण में पढ़ रहा था। वैसे तो बापू की कथा आप लोगों ने सुन ली है, कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। 9 दिनों में सब कुछ बापू ने पूरा, जितना गागर है, जितना सागर है, उसको गागर में भर के आपके सामने रख दिया होगा। लेकिन उसके बाद भी जो ऐसे हमारे तीर्थ स्थान होते हैं, हमारे जो गंगा जैसी जो सप्त हमारी नदियां हैं, उनके स्थानों पर इस कथा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। इन सब स्थानों पर पुण्य का भी बहुत महत्व होता है, पूजा ध्यान इत्यादि का अपना बहुत महत्व होता है। तो आप सब सच में परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा के इस स्थान पर आपको बापू की कथा का सुनने का अवसर मिला। मैं इसलिए बापू जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पर आगमन हमारे लिए साक्षात ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। और मैं पूज्य बापू के विषय में जितना कहूँ उतना कम है। वो वैसे ही है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। जहाँ तक बापू के बारे में मैं बात कह सकता हूँ कि वो श्री राम कथा के केवल वाचक ही नहीं है, बल्कि वे भगवान श्री राम के विचारों को, उनके आदर्शों को और उनके जीवन दर्शन के जीवंत संभावक भी हैं। और अनेक देशों में, विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन दर्शन, अध्यात्म के गूढ़ सिद्धांतों को उन्होंने बहुत सरलता से परिचित करवाने का काम किया है। बापू जी की कथा में मात्र शब्द नहीं होते हैं, बल्कि संवेदनाएं होती हैं। मैंने सबसे पहले उनकी कथा टेलीविजन पर सुनी थी, लेकिन उसके बाद साक्षात मुझे डोल आश्रम में, अब आप सबको मैं एक स्थान और बताना चाहता हूं। बापू 5 मिनट बोल सकता हूं ना? तो डोल आश्रम, जहां पर पूरे विश्व का, अल्मोड़ा जनपद का एक स्थान है जो पूज्य हमारे सिद्ध बाबा कल्याण दास जी के द्वारा उसकी स्थापना की गई है। वहां पर दुनिया के सबसे बड़े श्री यंत्रों में से एक यंत्र वहां पर स्थापित है और आप सबको जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप उस स्थान का जरूर एक बार दर्शन पूजन करें और पुण्य के भागी बने। तो वहां पर मैंने बापू की कथा सुनी सबसे पहले, और तब से ऐसा तारतम्य जुड़ा कि बापू जब जब उत्तराखंड आते हैं, पता नहीं, मैं 4 दिनों से 6 दिनों से पहले दिन से सोच रहा था, आयोजक गण मेरे पास आए थे, मुझे दूरभाष पर भी उन्होंने संपर्क किया, तो मैं ये सोच रहा था कि इस बार पता नहीं, लग रहा है बापू की कथा के अवसर पर मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आप देखिए, बापू की भी कृपा और भगवान का भी आशीर्वाद कि कथा के समापन अवसर पर यहाँ पर आ गया। चलिए अब नजर डालेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम खबर, बड़ी जानकारी, उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस की तैयारियां तेज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। 23 सदस्य कमेटी का गठन कांग्रेस की ओर से किया गया है। कुमारी शैलजा कमेटी में शामिल होंगी। हरीश रावत को इस कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस का भरोसा इस बार देखने को मिल रहा है। चुनावी रणनीति पर कांग्रेस का विशेष फोकस रहेगा। जानकारी दे दे, कांग्रेस की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से 23 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। जानकारी दे दे, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। साथ ही साथ हरीश रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी दे दे, कांग्रेस की ओर से एक बार फिर वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताया गया है।
चुनाव की रणनीति को मजबूत करने के लिए इस 23 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कई जिम्मेदारियां अलग अलग सदस्यों को सौंपी गई है। 23 सदस्य इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। कुमारी शैलजा भी इस कमेटी में शामिल रहेंगी। हरीश रावत को जानकारी दे दें, इस कमेटी में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशराज आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। 23 सदस्य कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। बात करें क्या कुछ जिम्मेदारियां इन 23 सदस्यों को दी गई हैं, खासतौर पर कुमारी शैलजा भी इस कमेटी में शामिल की गई हैं, उनकी क्या विशेष जिम्मेदारियां रहेंगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। वही विधानसभा चुनाव होने से पहले सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। वही यदि बात करें तो भाजपा के द्वारा भी लगातार अपनी तैयारियों को धार दिया जा रहा है। इसको देखते हुए वहीं पर कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इसी बीच 23 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जो उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया गया, जो इसका राजनीतिक मामलों पे यहाँ पर ये समीक्षा करेगी। और इसमें यदि बात करें तो यह कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोडियाल की मंजूरी के बाद नई समिति का ऐलान भी कर दिया गया, जिसमें कुमारी शैलजा को समिति में अहम जिम्मेदारी मिली है, जबकि हरीश रावत, प्रीतम सिंह और करण माहरा को भी समिति में शामिल किया गया। वही 23 सदस्यीय इस समिति की यदि बात करें तो इसमें तत्काल स्वभाव से इसको गठित भी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको देखते हुए केसी वेणुगोपाल जो है वो आगामी 9 तारीख और 10 तारीख को यानी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। और उत्तराखंड में रहने के बाद यहाँ पर वो कई कार्यक्रम को वो प्रस्तावित है, जिसको वो कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और वहीं पर यदि 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को उनके द्वारा तीसरी प्रेस वार्ता भी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है इसमें, यदि समिति की बात करें तो हरीश रावत, वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, यशपाल आज, हरक सिंह रावत और भुवन कापड़ी को भी इसमें शामिल किया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर यदि की जाए तो यह जो समिति बनी गई है, यह इंटरनल मामलों को देखने के लिए बनाई गई है कि इंटरनल मामलों में किस तरीके से काम हो और किस प्रकार से आगामी चुनाव की रणनीति बने, इसको देखते हुए यह कमेटी बनाई गई है। जी यशराज, बात करें लगातार उत्तराखंड में भी कांग्रेस में गुटबाजी जो है खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। क्या अभी जो यहाँ पर सदस्य समिति गठित की गई है क्या, और इसके साथ ही हम बात करें कि वेणुगोपाल भी जिस तरीके से आपने जानकारी दी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो क्या इसमें कमी देखने को मिल पाएगी? जी बिल्कुल, यदि बात करें कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह की, तो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह तो बढ़ते ही जा रही है। यदि बात की जाए रानीखेत में भी तो वहां पर भी, पिथौरागढ़ में भी यदि बात की जाए तो वहां पर भी देखने को मिला था। लेकिन यदि बात की जाए कि चुनावी रणनीति को देखते हुए तो कांग्रेस जो है इन आंतरिक विद्रोह को या आंतरिक मतभेद को कांग्रेस जो है वो समाप्त करने के प्रयास में जुटी हुई है और यह चाह रही है कि आंतरिक मतभेद जितना जल्दी हो सके समाप्त हो जाए। इसी को देखते हुए यह 23 सदस्यीय कमेटी भी बनाया गया और आप स्पष्ट देख सकते हैं इस कमेटी में जितने का भी नाम है वो बहुत सोची समझी तरीके से यह कमेटी बनाई गई है, जिसमें कुमारी शैलजा को रखा गया है, गणेश गोडियाल, यशपाल आल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गुरदीप सिंह सप्पल, काजी निजामुद्दीन, करण माहरा, मनोज यादव, सुरेंद्र शर्मा, हरक सिंह, भुवन कापड़ी सहित कई ऐसे नेता शामिल हैं जो इस कमेटी में शामिल है। और कहा जाता है कि कांग्रेस में जो धड़ा है उस धड़े के सभी धड़े को इसमें समेट लिया गया है, यानी कि सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो और दूसरी बात, केसी वेणुगोपाल जो आने वाले हैं कांग्रेस उत्तराखंड जो आने वाले हैं, तो केसी वेणुगोपाल को उत्तराखंड आने के साथ ही उनको यह बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहेगी कि कांग्रेस के आंतरिक कलह को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, समाप्त यदि ना किया जा सके तो कम तो जरूर किया जा सके, ताकि विद्रोही स्वर जो है वो मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने ना जा सके। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी उन्हें लगता है कि यदि कई धड़े कांग्रेस में नहीं बटेंगे तो इसका फायदा है। इसको देखते हुए केसी वेणुगोपाल के पास एक अहम बात भी होगी, कहा जाए कि अहम जिम्मेदारी होगी केसी वेणुगोपाल के पास कि यहाँ पे इनको कांग्रेस को संभालने की बात यहाँ पर की जाए। जी यशराज, अब ये देखने वाली बात होगी कि 23 सदस्य यहाँ पर लोगों की जो कमेटी बनाई गई है वो कितनी प्रभावी तरीके से काम करते हुए नजर आएगी और इसका कितना असर देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
चलिए अब नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। अहम जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर देहरादून से यह अहम जानकारी। जन जन के सरकार अभियान को व्यापक समर्थन मिला। 40,000 से अधिक लोगों ने इसमें भागीदारी की है। जन जन के द्वार सरकार अभियान से जुड़ी बड़ी खबर। 11,000 से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। करीब 2,000 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जानकारी दे दें, 15 दिन तक प्रदेश भर में सेवा शिविर भी लगेंगे। सभी प्रमुख विभाग शिविरों में सेवाएं दे रहे हैं। सीएम धामी की पहल से जनता तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। चलिए अब नजर डालेंगे इसी बीच मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। अहम जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत 6 जिलों में गरज चमक के आसार जताए गए हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी भी जारी की गई है। मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। चलिए अब नजर डालेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। अहम जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीकेटीसी में अनुशासनात्मक पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अध्यक्ष व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल तत्काल रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। गंभीर अनियमितताओं के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। जानकारी दे दे, बद्रीनाथ धाम में चंदा चढ़ावे में अनियमितता को लेकर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीकेटीसी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई ये की गई है। जानकारी दे दे, गंभीर अनियमितताओं पर गाज गिरी है। चलिए नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। अहम जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरने से यातायात बाधित हुआ है। सियार चट्टी के पास नेशनल हाईवे 134 पर कई पत्थर गिरे। भारी बारिशों से हाईवे पर आवागमन भी प्रभावित हुआ है। मार्ग खोलने में लगातार संबंधित एजेंसियां काम कर रही हैं। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील भी की गई है। मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। यमुनोत्री हाईवे पर यातायात बाधित हुआ है। मार्ग सुचारू होने तक सभी से सतर्क रहने की अपील की गई है। यमुनोत्री हाईवे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मलबा गिरने से यातायात बाधित हुआ है। चलिए नजर डालेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। अहम जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बद्रीनाथ चढ़ावा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस पूरे मामले पर हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर एक समिति का गठन भी किया गया है। 3 सदस्यीय समिति इस पूरे मामले में जांच करेगी। ये बड़ी खबर आपको दे दें। 15 दिन में जांच रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। दान चढ़ावे की गहन जांच पड़ताल भी की जानी है। बद्रीनाथ चढ़ावा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। बद्रीनाथ चढ़ावा मामले को लेकर अब हाई लेवल जांच की जा रही है। सीएम धामी के निर्देश पर एक समिति का गठन किया गया है। जानकारी दे दे, 3 सदस्यीय समिति इसमें जांच करेगी। 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट भी सौंपनी जानी है। दान चढ़ावे को लेकर गहन पड़ताल की जाएगी। जानकारी दे दे, बद्रीनाथ में दान चढ़ावे में अनियमितताओं को लेकर कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद अब 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सीएम धामी की ओर से निर्देश दिए गए, जिसके बाद समिति का गठन किया गया है, जो कि जांच करेगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही गई है। जानकारी दे दें, दान चढ़ावे की गहनता से जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ पारदर्शिता बढ़ाने पर भी विशेष फोकस रहेगा। बद्रीनाथ चढ़ावा मामला जिसमें अब बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। हाई लेवल जांच इस पूरे मामले में अब की जाएगी। 3 सदस्यीय समिति जो कि इस पूरे मामले में जांच करेगी। 15 दिन के अंदर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट सौंपी जानी है। दान चढ़ावे की गहनता से जांच पड़ताल भी की जाएगी।
हमारे सहयोगी यशराज आनंद एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशराज, यहाँ पर बात करें बद्रीनाथ चढ़ावे मामले में अब हाई लेवल जांच होती हुई नजर आएगी। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये 3 लोग कौन कौन शामिल किए गए हैं और किन किन एंगल से इस पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, बद्रीनाथ में जो हुआ चंदा घोटाला हुआ, इसको लेकर के उच्च स्तरीय समिति की बैठक की है और जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वही यदि बात करें तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्री बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। वही यदि बात करें तो श्री बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे आदि के संबंध में प्राप्त कथित अनियमितताओं की शिकायत और प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने मामले की गहन जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। वही यदि बात की जाए तो समिति के अध्यक्ष आयुक्त गढ़वाल मंडल होंगे और समिति के प्रबंध निदेशक NHM श्री संदीप तिवारी और कार्यालय निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जगत सिंह चौहान सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। वही यदि बात करें तो सचिव पर्यटन धीरज सिंह गबरियाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति मंदिर में प्राप्त होने वाले दान चढ़ावे से संबंधित कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच करेगी और 15 दिनों के भीतर ही अपनी जांच व्याख्या और संस्तुति शासन को प्रस्तुत करेगी। वहीं पर यदि बात की जाए तो जांच के दौरान आवश्यकता पड़ने पर समिति किसी भी अधिकारी, विशेषज्ञ अथवा अन्य संबंधित व्यक्ति का सहयोग एवं और परामर्श भी प्राप्त कर सकती है और साथ ही साथ दान चढ़ावे से प्राप्त प्रबंधन तंत्र को अधिक से अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जो भी सुधारात्मक कदम होगा वो निकाला जाएगा। जी यशराज, खबर पर नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दे, बद्रीनाथ चढ़ावे मामले पर एक और एक्शन लिया गया है। अब हाई लेवल जांच इस पूरे मामले में की जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावा व्यवस्था को लेकर उठे विवाद के बाद अब अन्य मंदिरों में भी पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने पुजारियों के लिए बिना जेब वाले कुर्ते पहनना अनिवार्य कर दिया है। ट्रस्ट का मानना है कि इस व्यवस्था से चढ़ावे के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता आएगी, किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश कम होगी और श्रद्धालुओं का विश्वास भी मजबूत होगा। इस फैसले को मंदिर प्रशासन की पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। कोई और करता है, नाम बदनाम किसी और का हो जाता है, इससे परंपरा कुछ बनने जा रही है। चोरी ड्राइवर ने की, कर्मचारी ने की और नाम हमारे जो कलयुग के हनुमान जी चंपत राय जी महाराज है उनका नाम बदनाम हो गया। और चंपत राय जी ऐसे व्यक्ति है कि मैं समझता हूँ उच्च कोटि के संत है और उनका हमसे बहुत प्रेम रहा। हम उनको बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत मानते हैं। जब भी हरिद्वार में आते वो अक्सर मेरे से मिलते रहते हैं। ये मुझे बहुत दुख हो गया जब मैंने उनका नाम सुना, लोगों ने बदनाम करना शुरू किया और इसीलिए हमने सोचा कि लोग हमें बदनाम ना करना शुरू करें। आजकल सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बड़े बड़े मंदिर है जिनको बदनाम किया जाए और वो कोई बाहर के लोग नहीं, हमारे ही लोग हैं। हमारे लोगों के द्वारा पोषित कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बदनाम करना चाहते हैं। इसीलिए हमने आज मंदिर में कमेटी का गठन किया है। हमारे यहाँ भी जो चढ़ावा कहीं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया है, कोई पुजारी इसको जेब में ना डाले। इसीलिए हमने कमेटी बनाई है कि जो भी चढ़ावा आएगा वो जनहित के लिए लगेगा, किसी की जेब में नहीं जाएगा और जो भी पुजारी मंदिर में रहेगा वो बिना जेब के ही मंदिर में ड्यूटी करेगा। और जितना भी प्रसाद हमारे यहाँ खाए वो नारियल हो, फूल हो, चुन्नी हो, रिसाइकल किसी भी प्रसाद का नहीं होगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।